अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद राफे साहब और लम्स यूनिवर्सिटी से। इन्होंने बीएससी मैनेजमेंट साइंस में ग्रेजुएशन की है, रिसेंटली ग्रेजुएट हुए और काफ़ी लॉन्ग टर्म हमारी एसोसिएशन रही है। और इनसे मिलने का मकसद ये है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप लोगों के साथ, क्योंकि लम्स इज़ फेमस फॉर मैनेजमेंट साइंसेज और इकोनॉमिक्स और अकाउंट फाइनेंस, इन प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी मशहूर है। तो इनसे जानेंगे काफ़ी चीज़ें कि इनका कैसा यहाँ पर टाइम गुजरा एंड स्टफ लाइक दैट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मोहम्मद रफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी, अच्छा रफ़ी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जब आप आए थे 2021 में जी। एज अ फ्रेशमैन, तो लम्स का पहले ऐसे माइंड आपका था कि कुछ और ऑप्शंस भी आपके पास थे तब? मेरा 2 ऑप्शंस थे। मेरे पास एक लम्स था और एक नर्स था। अच्छा। तो मेरा दोनों में एडमिशन हो गया, लेकिन पहले मेरी एक्सेप्टेंस लेटर लम्स का आ चुका था, तो हम्म। इसलिए मैं फिर लम्स पहले आ गया। ठीक है। या, और आपको ये जो टाइम लाइन थी लम्स की, ये आपको कहाँ से पता चली थी? क्योंकि ना एफएससी को जो बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है, और आपने एफएससी की थी मेरे ख्याल में, जी, तो उनको टाइम का नहीं पता होता ना। जी, तो इसका क्योंकि अर्ली एडमिशन क्लोज होते हैं, जिस तरह अभी जनवरी में इनकी 19 को ना जी, क्लोजिंग, वो एडमिशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट है। जी। तो आपको चीज़ें कहाँ से पता चली थी? इसके लिए ना प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। मेरा साल पहले मैंने एसएटी की तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे एक तो वालिद का प्लान था कि मैं नर्स के एग्जाम से करूं। तो हम्म। मैंने एक साल पहले अपना एसएटी की तैयारी शुरू कर दी थी। और सेट की। या सेट की। हम्म। और जैसे ही वो मेरा हुआ, तो साथ मैंने यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन देखना शुरू कर दी। तो मुझे हम्म। पता चला कि एक साल पहले जो लम्स का एडमिशन शुरू, एक साल नहीं, मतलब 7-8 मंथ्स पहले जनवरी के आसपास एडमिशन खत्म हो जाता है। हम्म। तो मैंने पिछले साल फिर तब अप्लाई कर दिया था। अच्छा, तो सेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो गया था कि आपने उसको इम्प्रूव किया था? ओके, मैंने 2 अटेम्प्ट्स दी थी, लेकिन मुझे दूसरे की आई थिंक ज़रूरत नहीं थी। हम्म। लम्स का जो है ना एक्सेप्टेंस, वो मोस्टली 1330 का मीन था जब मेरा टाइम था उस अच्छा। 2021 में। हम्म। अब उस वक़्त मेरे पहली अटेम्प्ट मेरे 1380 थे, सेकंड अटेम्प्ट मेरे 1410 थे। हम्म। तो उसपे मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे मैंने अप्लाई कर दिया उसके बेसिस पे। ठीक है। तो जो अच्छा स्कोर होता है उसकी बेसिस पर वो। या और वो 2 पार्ट होते हैं ना, इंग्लिश और मैथ। तो हम्म। वो दोनों अटेम्प्ट्स में से जो आपका बेहतर होगा ना, जिस मतलब पहले में से आपका इंग्लिश बेहतर है, तो पहले में से इंग्लिश उठा लेंगे, दूसरे में मैथ बेहतर है, तो दूसरे में से मैथ उठा लेंगे। वो और उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। वो आप सबमिट, आप सारे स्कोर्स करोगे, और साथ गुड। वो फिर लम्स वाले खुद चेक करेंगे अच्छा, उसको। वंस आपका एडमिशन हो गया यहाँ पर कंफर्म, जी। तो उसके बाद जब आप, क्योंकि हॉस्टलाइट भी थे, ठीक है, तो क्या चैलेंजेस आते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट को जो कि एफएससी बैकग्राउंड से होता है, और क्योंकि आपके पास पाकिस्तान से पूरे डिफरेंट अच्छे स्टूडेंट्स आए होते हैं, तो ओवरऑल कैसा कंपैरिजन कुछ करके बताएंगे ताकि। पढ़ाई के हाँ, पढ़ाई के मामले में भी, और वैसे भी माहौल भी चेंज होता है ना कॉलेज से यूनिवर्सिटी जब आप आते हैं। जी, शुरू में मेरा जब मैं आया था, उसका एक हैवी डिफरेंट टाइम था, क्योंकि वो कोविड का टाइम था। जब मैं आया हाँ। तो सब लॉकडाउन था सब कुछ, और अच्छा। आप यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकल सकते थे। महीने में 2 टाइम्स अलाउड था आपको यूनिवर्सिटी से बाहर जाना। अच्छा। तो एक तो वो पहले सबसे बड़ी मुश्किल तो यही थी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर क्लोज़ थे। लेकिन हम्म। उसने आई गेस अडैप्ट करने में भी हेल्प किया काफ़ी। अच्छा। जो पढ़ाई के मामले में मसला ये है ना, वो ये है कि एफएससी में मैं तो रटे लगा के आया था, मतलब हम्म। प्रिपरेशन मेरी एफएससी के एग्जाम्स के लिए रटा थी। यहाँ वो चलता नहीं था। यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें भी थी और मैथ चीज़ें भी थी, लेकिन जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी उनके अंदर आप रटा करोगे तो आप रह जाओगे। हम्म। यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती थी। तो जब उस एडेप्टेशन में मुझे कपल ऑफ मंथ्स लग गए थे, तो आई थिंक एफएससी वालों का ये नुकसान होता है कि अडेप्टेशन में टाइम लगेगा शुरू में। हाँ, लेकिन कुछ एफएससी वाले भी कंसेप्ट स्टडी करते हैं, लेकिन वो थोड़ी तादाद होती है उनकी। या हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि जब आपका पहला सेमेस्टर गुजरा, तो कोर्सेज ऑटोमेटिकली एलोकेट हो गए थे कि आपको कोई चूज करना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है? फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फिक्स कोर्सेज दिए जाते हैं, हम्म। कोर और इलेक्टिव वो आपको देंगे, आपने बस वो हम्म। पढ़ने हैं। और हम्म। सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको वो कोर आपको बताएंगे कि आपको ये वो सजेस्ट करेंगे कि आप इतने कोर लो और इतने इलेक्टिव इस सेमेस्टर के अंदर, लेकिन वो लाजम नहीं होगा आप पे। हम्म। आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं कौन सा कोर आपने लेना है, कौन सा इलेक्टिव आपने लेना है, जब तक आप अपनी डिग्री के एंड पे सब रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लो। अच्छा, वो सिलेक्शन के लिए एक बंदे को नहीं पता, तो क्या सीनियर से मशवरा करना चाहिए कि नॉर्मल स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं? नॉर्मली जो आइडिया होता है वो यही होता है कि आप अपने सीनियर से पूछें, लेकिन अगर आप सीनियर से नहीं जानते तो आप प्रोफेसर्स के पास जाएँ। नॉर्मली उनके ऑफिस आवर्स होते हैं, वो अपने ऑफिस आवर्स उनके पब्लिश्ड होते हैं, वो आप वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। हम्म। प्रोफेसर्स के साथ पूछें कि उनके कोर्स में वो पढ़ाते किस तरह, टॉपिक्स क्या होते हैं। फिर हर फेज से पहले ना, पिक करने से पहले आपको है ना एक आउटलाइंस दी जाती हैं हर कोर्स की। उनके अच्छा। अंदर एग्जैक्टली बताया जाता है कि 15% की असाइनमेंट होगी, 20% क्विज होगा, टॉपिक्स बताए जाते हैं डिटेल के अंदर। तो वो आप वहाँ से देखें, और फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, आपको चाहिए क्या, इलेक्टिव चाहिए, कोर्स चाहिए, और फिर हम्म। आप पिक करें। नॉर्मली जीपीए अच्छा आ रहा होता है, वो उसको बता सकते हैं ऑन एवरेज किस तरह की स्टडीज मुश्किल है, लम्स की आसान है? मैनेजमेंट साइंस की आई वुड से कि ओवरऑल रिलेटिवली ईजियर है सीएस उसका वगैरह या इकोन मैथ के मुकाबले में। हम्म। लेकिन ये तब तक है जब तक आप
आपको पढ़ना आता हो। फॉर एग्जांपल रीडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के अंदर, अच्छा। तो आपको अब 100 पेज की रीडिंग है आपकी अगली क्लास के लिए, तो आप सारा 100 पेज तो नहीं पढ़ सकते, आपको स्मार्ट स्टडी करनी आनी चाहिए। अच्छा। कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कितने टाइम आपको लगेगा, अपने टाइम को मैनेज करना वो इम्पोर्टेंट है। मेजर्स कैसे डिसाइड करते हैं? ये 1 साल के बाद कहते हैं मेजर डिसाइड करने पड़ते हैं आपके स्कूल में जो एसडीएसबी है ना? या तो एससीएसबी के अंदर जब एडमिशन होते हैं ना, तो सारे एक ही कोर्सेज पढ़ते हैं पहले साल के अंदर। अच्छा। अ, उस पहले साल के बाद आपको पाथ ऑफर किया जाता है कि आपने मैनेजमेंट की तरफ जाना है या अकाउंटिंग की तरफ जाना है, और और उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक स्पेसिफिक जीपीए चाहिए होता है अकाउंटिंग के लिए, स्पेसिफिक जीपीए चाहिए होता है मैनेजमेंट के लिए। अगर आपका एक में नहीं हुआ तो दूसरे में ऑटोमेटिकली हो जाता है। आई थिंक इस तरह काम करता है। तो अच्छा। जिसका हायर होता है ना, उसमें आपको ऑप्शन देते हैं कि आपने अगर हायर से ऊपर है तो आपने किसी एक में जाना है, और अगर हायर से आपका नीचे है तो फिर आपको फिक्स कर दिया जाता है कि आप इसमें आपका होगा, उसके बाद ऑप्शन लिमिटेड है। उसमें ऑप्शन लिमिटेड है। अच्छा, सिर्फ यानी एसडीएसबी में 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैनेजमेंट साइंस की तरफ जाएँगे या अकाउंट फाइनेंस की तरफ ये जाएँगे, हाँ जी, और कोई ऑप्शन नहीं है? और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, चलें जी। तो और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को हेल्प कर सकता है? अब मैं एप्लीकेशन रिलेटेड मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट पे ना स्पेशली फोकस करें। आपको 2 एसेज आपको लिखने होते हैं, शॉर्ट एसेज होते हैं, 200-300 वर्ड था मेरे टाइम में, अब शायद आगे पीछे हो, हुँ। लेकिन वो क्रिटिकल है आपकी एप्लीकेशन के लिए। अगर आई थिंक जितना स्कोर है ना आपके एंट्री एग्जाम का, उतना ही शायद सिर्फ इन दोनों चीज़ों का अकेला लेकिन हो। रिवील नहीं करते। रिवील नहीं करते, हुँ। अनसेड है लेकिन। हुँ, या हुँ। इन पे बहुत ध्यान देंगे। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो अगर नहीं की हो फिर वैसे बंदा कर दे, क्या कहते हैं इसके बारे में? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो मोस्टली एफएससी वाले होते हैं उनकी इतनी होती ही नहीं है ओ लेवल्स वालों की होती ओ है। लेवल्स वाले मोस्टली करते हैं इस तरह की चीज़ें। हुँ। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने किसी किसी कहीं पे एक्सचेंज प्रोग्राम किया हो, वो एफएससी वाले भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यस प्रोग्राम जो था उसमें मैंने भी एप्लीकेशंस की थी, हुँ। तो उस तरह की चीज़ों में अगर आपकी हैं तो वो लाजमी लिखें। कुछ लोगों ने जब मैंने एप्लीकेशन दी थी तो उस वक्त छोटे मोटे कॉम्पिटिशन आए थे। फॉर एग्जांपल हिप हॉप कॉम्पिटिशन था, इंग्लिश का कॉम्पिटिशन था, उसमें मैंने अप्लाई किया था। हुँ, हुँ। तो उस तरह के छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में भी अगर आपने अप्लाई किया तो वो भी इसमें इंक्लूड कर दें, इसमें स्किप नहीं करना। हाँ, हाँ। लेकिन अगर आई थिंक आपने कुछ इतना स्पेशली हाई टियर नहीं किया तो आई थिंक मसला नहीं है इतना, जब तक आपकी बाकी एप्लीकेशन अच्छी है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप क्योंकि इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करते हैं और हॉस्टलाइट भी थे आप, हॉस्टल लाइफ़ कैसी गुज़री? क्योंकि आप कह रहे थे कि तब कोविड था तो शुरू स्ट्रिक्टनेस थी, ठीक है? या अभी जो 2025 एंड होने वाला है, तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि कैसी होती है? क्या सजेशन देते हैं जो लोग हॉस्टल में रहते हैं? उनको फ़ायदा होता है कंपेयर टू के थोड़ा-सा होम सिकनेस भी होती नहीं है? देखें, जो पूरा ज़िंदगी पहले घर में उसने रहा है, उसे हॉस्टल में आके शुरू में तंगी तो होगी। उसमें आपको हुँ, ना एडजस्ट करने में थोड़ा-सा आई थिंक महीना महीना मैक्स लगेगा, आई गेस। अच्छा। जब मैं शुरू में आया था ना, तो मेरा जहाँ आपको ना शुरू में पैल्स दिए जाते हैं कि जो एक ग्रुप को गाइड करते हैं, जो सीनियर्स होते हैं हाँ, वो हाँ। ग्रुप को गाइड करते हैं कि हॉस्टल में कैसे एडजस्ट होना है, पढ़ाई कैसे करनी है। हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे शुरू में ये बताया था कि 4 साल बाद ना तुम लोगों को एक घर अपना घर लगेगा। उस हाँ। समय मैं यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि ये झूठ है, हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जो सच है, आज घर ही लगता है 4 सालों के बाद। तो अच्छा। बस वो एडजस्ट के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम चाहिए और वो आपको हॉस्टल ठीक लगेगा। इसके अलावा हॉस्टल एज़ सच के हॉस्टल की अपनी लाइफ़ रिसेंट ईयर्स में उन्होंने ट्राई करने की कोशिश किया है। यहाँ पे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अगर आपको कुकिंग का शौक है। यहाँ हुँ, पे हुँ। क्रिकेट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं हॉस्टल्स की अपनी टीम्स के दरमियान में। तो वो आज अब कल्चर थोड़ा बनना शुरू हो गया हॉस्टल का। मैनेजमेंट साइंस में कोई सोसाइटी सजेस्ट करेंगे जो यूज़फुल हो सकती है आपकी करियर बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए? मैनेजमेंट साइंस एग्जैक्टली अपनी कोई सोसाइटी नहीं है, इकोनॉमिक्स की सोसाइटी है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा ना एक्स्ट्रा करिकुलर सोसाइटी बेशुमार हैं। हुँ, हुँ। म्यूजिक सोसाइटी हो गई, लिटरेचर सोसाइटी हो गई। इन चीज़ों में अगर आपको शौक है तो आप करें, और अगर आप मास्टर्स आगे करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट एक सोसाइटी में ज्वाइन अपना कुछ टाइम लगाएं। ओवरऑल लम्स का माहौल कैसा है स्टडीज़ का, बाकी उसके बारे में कोई कमेंट करना चाहें आप? ओवरऑल अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में इतना कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनेजमेंट में हूँ तो मेरा सीएस के बहुत ज़्यादा लोगों को मैं पर्सनली नहीं जानता, मतलब एक दो हाँ। को जानता हूँ जो जब मैंने इलेक्टिव्स लिए थे। अच्छा। तो आपस में इतना कनेक्शन नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इलेक्टिव्स किसी डिपार्टमेंट में लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मैथ डिपार्टमेंट में काफ़ी इलेक्टिव्स लिए, तो वहाँ पे फिर आप फैकल्टी वगैरह से बात करें और आप वहाँ पे दोस्त बनाएं, वो आपके काम आएंगे। अच्छा, ये जो माइनर्स लोग लेते हैं, ये क्या इलेक्टिव कोर्सेज़ होते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ कोर्सेज़ होते हैं माइनर्स का? माइनर कुछ भी हो सकता है। आपका मेजर फॉर एग्जांपल मेरा मैनेजमेंट साइंस है, तो हाँ, हाँ। माइनर के अंदर आप मैथ्स में जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, आप साइकोलॉजी में जा सकते हैं, अच्छा। आप इस तरह के तो उस माइनर के अपने कोर्स और इलेक्टिव्स होंगे।
उसके आई थिंक 30 क्रेडिट आवर्स आपको लेने होते हैं एक माइनर कंप्लीट करने के लिए। ग्रेडिंग टफ होती है, लीनियंट होती है, उसके बारे में कमेंट करना चाहिए। ग्रेडिंग तो बाकी के साथ ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैथ डिपार्टमेंट का कोई कोर्स लिया तो उसमें बाकी मोस्टली मैथ डिपार्टमेंट के लोग ही बैठे होंगे हाँ मेरे हाँ साथ, तो ठीक है। उनके साथ ही मेरी ग्रेडिंग होगी। नहीं, आपकी ग्रेडिंग जो मैनेजमेंट साइंस की है रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है? ओह यस, हाँ जी, मैनेजमेंट साइंस की मोस्ट कोर्सेज रिलेटिव होते हैं, लेकिन मैथ डिपार्टमेंट के स्पेशली मोस्ट कोर्सेज एब्सोल्यूट होते हैं, तो ये फ़र्क एक है। ये आप माइनर करने से पहले पता कर लेना चाहिए कि ग्रेडिंग किस तरह हो रही है। जी, थैंक यू वेरी मच रफ़ साहब, बहुत शुक्रिया, जी। आपने गाइड किया। कोई क्वेश्चन रह गया हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज़ वेल। अल्लाह हाफ़िज़।